हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्रैक स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के बारे में देख रहे हैं। जैसे कि सामान्य विज्ञान को हम 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास है रसायन विज्ञान, दूसरा हमारे पास होता है भौतिक विज्ञान और फिर हम जीव विज्ञान के बारे में देखते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं रसायन विज्ञान से। ये रसायन विज्ञान क्या होता है? अगर हम रसायन विज्ञान की बात करें तो यह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संगठन, संरचना व क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन होता है। यह रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, वापस समझते हैं क्या होता है रसायन विज्ञान। तो चलिए इसको हम समझते हैं। वापस समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई पदार्थ है। ये मेरे पास एक पदार्थ है और ये जो पदार्थ है इसके मुझे गुणों के बारे में पढ़ना है। अब गुण कौन से होते हैं? इसके भौतिक गुण भी होते हैं, इसके रासायनिक गुण भी होते हैं। उन दोनों के बारे में मुझे इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा मुझे उसके संगठन के बारे में भी देखना है, मतलब ये किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है हमारा पदार्थ और इसकी क्या संरचना होगी। गुणों, संगठन और संरचना की जो क्रिया प्रतिक्रिया है, इनमें जो अध्ययन करना ही हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। ये जो रसायन विज्ञान है, शब्द की उत्पत्ति कीमिया नामक शब्द से हुई है। ये रसायन विज्ञान जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कीमिया नामक शब्द से हुई है। प्रारंभ में रसायन विज्ञान को कीमेटिंग कहा जाता था, मतलब शुरुआत में रसायन विज्ञान को क्या कहा जाता था? कीमेटिंग कहा जाता था। इसके अलावा जो लेवोजियर हैं वो आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है। ये बात हमें याद रखना होगा कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोजियर को। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम। हमारे पास आता है द्रव्य या कहें कि मैटर। ये जो द्रव्य है या कहें कि मैटर, तो हमारे पास इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में बहुत अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं और उन सभी पदार्थों को अगर हम देखते हैं तो उनको बहुत ही सिंपल तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे द्रव्य वह जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो। सीधी सी बात है, द्रव्य वो होता है जो स्थान को घेरता है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है या मास होता है। समझने के लिए मान लेते हैं मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। ये वही मोबाइल फ़ोन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो। तो इस मोबाइल फ़ोन को आप जब कहीं पर भी रखोगे तो ये पर्टिकुलर जगह को क्या करेगा? घेरने का काम करेगा। कितनी भी जगह उसका जो साइज़ है मोबाइल का, उतनी जगह तो उसे लगेगी। इसका मतलब हमारा मोबाइल भी पदार्थ से ही बना हुआ है और वो जितनी जगह घेर रहा है वो पदार्थ अपनी जगह को घेरने का काम कर रहा है। और इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन है उसका कुछ न कुछ तो वज़न भी होगा। तो मोबाइल फ़ोन का जो वज़न है वो उसका द्रव्यमान है। क्या है उसका? द्रव्यमान। तो द्रव्य या कहें कि पदार्थ क्या होता है? जो स्थान को घेरता हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि न तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ये जो द्रव्य अविनाशिता का जो नियम था लेवोजियर द्वारा दिया गया था, उसमें यह बताया गया था कि जो पदार्थ होता है, जो द्रव्य होता है, उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उसे नष्ट किया जा सकता है। किसके अंदर बताया गया था? द्रव्य की अविनाशिता का जो नियम था, जो लेवोजियर द्वारा दिया गया था। ये वही लेवोजियर है जिन्हें हम आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते कि द्रव्य या पदार्थ क्या होते हैं। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी। अब हम देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो द्रव्य की अवस्थाएं या कहें कि पदार्थ की अवस्थाएं, और अगर हम सिंपल देखें तो स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो द्रव्य की अवस्थाएं होती है या पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, ये पदार्थ आपको 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 5 अवस्थाओं में से। कौन कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा स्टेट। कौन कौन सी है? ठोस, द्रव और प्लाज्मा स्टेट। इसके अलावा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट भी है। ये पांचों ही अवस्थाएं हमारे पदार्थ की अवस्थाएं कहलाती है। लेकिन इनमें से जो 3 अवस्थाएं होती है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कौन सी? ठोस अवस्था आप देख सकते हो, द्रव अवस्था भी आप देखते हो और गैस अवस्था। ये तीनों अवस्थाएं सामान्यतः पाई जाने वाली अवस्थाएं होती है।
उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि मेरे पास कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, मेरे पास क्या है, कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस बर्फ़ के टुकड़े को देखता हूँ तो ये ठोस अवस्था में। अगर ये बर्फ़ का टुकड़ा ठोस अवस्था में और मैं इसको गर्म करता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं टेम्परेचर इसको दे देता हूँ, तो ये द्रव में मतलब लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? द्रव में। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा गर्म कर दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पदार्थ हैं वो सामान्य 3 अवस्था जो हम देख सकते हो कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों अवस्थाएं ऐसी होती है जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। परंतु जो चौथी स्टेट है जिसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, इसे हम नॉर्मल नहीं देख सकते। बोस-आइंस्टीन कंडेंस स्टेट जो होती है इसे भी हम नॉर्मल अवस्था में नहीं देख सकते। फिर बात आती है कि ठोस क्या होता है। अगर मैं इसकी डिटेल में डील करना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि मुझे ठोस के बारे में पता होना चाहिए, तो ये ठोस होता है, इसको हम समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये ठोस जो है, ठोस का आयतन, आकार निश्चित होता है। जितने भी ठोस होते हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप आपके आसपास भी जब देखेंगे तो कोई भी अगर पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसका आकार और उसका आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा कि ये मोबाइल फ़ोन है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन क्या है? एक ठोस है, सॉलिड है, और इसका जो वॉल्यूम है वो इतना है, मतलब जितनी वो जगह घेर रहा है वो उसका क्या कहलाएगा? आयतन, जिसको हम कहते हैं वी। आयतन को हम किससे लिखते हैं? वी से लिखते हैं। आकार, जो मोबाइल है आपके पास, उस मोबाइल का आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर आकार है। क्या है? उसका एक आकार है। तो आपके मोबाइल का वॉल्यूम भी फिक्स है, मतलब आयतन भी निश्चित है, और आकार भी कैसा है? निश्चित है। इसके अलावा जितने भी ठोस होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। लगभग सभी ठोस क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी निश्चित ज्यामिति या आकृति आपको देखने को मिलती है। तो जो भी ठोस जिनकी निश्चित ज्यामिति और आकृति देखने को मिलती है उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास एक स्टार वाला पॉइंट है जिसको यहाँ पर अपवाद लिखा हुआ देखिए आप। अपवाद का मतलब जो चीज़ होती नहीं है लेकिन कहीं कहीं पर होती है। वैसा होना नहीं चाहिए, वैसी होती नहीं है, लेकिन वो कहीं कहीं पर होती है। जैसे स्टार्च जो है, ये क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है। तो स्टार्च एक क्रिस्टलीय ठोस है और इसका गलनांक कैसा है? निश्चित है, जबकि ऐसा होता नहीं है। फिर जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक कैसा होता है? निश्चित नहीं होता है। जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। तो ये इसका एक अपवाद वाला फैक्टर है, आपको याद रखना है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है ये असंपीडित होते हैं, मतलब कंप्रेसेबल नहीं होते हैं। मैंने कहा ना, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ये रहा, मान लो आपका मोबाइल फ़ोन है। अगर आप इसको इधर से प्रेस करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, आप इसको इधर से दबाने की कोशिश करेंगे, आप इसको इधर से दबाने की कोशिश करो, आप किसी भी दिशा से मोबाइल को पकड़ लीजिए और उसको प्रेस कीजिए, दबाइए, क्या वो दब पाएगा? क्या उसके शेप में कोई परिवर्तन होगा? क्या नहीं होगा। इसका मतलब कि ये कंप्रेसेबल नहीं होते। इनको दबाने पर, इन पे प्रेस जब हम दबाते हैं या दबाते हैं तो इनके अंदर कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसका कारण ये है कि जिससे मोबाइल फ़ोन बना हुआ है उनके अंदर प्रबल अंतर आणविक आकर्षण होता है। क्या होता है? उनके अंदर प्रबल अंतर आणविक आकर्षण होता है, जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जिसकी वजह से हमारा जो ठोस होते हैं वो असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड्य, या कहें कि कंप्रेसिबल नेचर के नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रबल अंतर आणविक आकर्षण होता है। इसके अलावा इसका रीज़न ये भी है कि जितने भी ठोस होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इनके जो अवयवीकरण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। रिक्त स्थान कम होने से इन पे कितना भी आप प्रेशर लगा दो, उनके जो प्रबल अंतर आणविक आकर्षण है वो ज़्यादा रहता है, और बीच में जगह कम है तो वो अपने शेप को बदल नहीं पाते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, उनके बीच में जो अणु है जिनसे मिलकर वो बना है, जिस सब्सटेंस से मिलकर बना है, उनके अंदर जो कण होंगे, जो अवयवी कण होंगे, वो बहुत ही पास पास में होंगे। उनके अंदर कोई खाली जगह नहीं होगी, गैप नहीं होगी, जिसकी वजह से वो आसानी से दब नहीं पाते हैं, अपने आकार को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखना कि जितने भी अवयवी कण होते हैं ठोस के अंदर, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ठोस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहले हमारे पास आता है क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा आता है हमारे पास? क्रिस्टलीय ठोस। तो फर्स्ट नंबर का हमारे पास है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हमारे पास होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ये जो ठोस का उदाहरण अगर हम देखें तो ठोस जितने भी होते हैं, द्रव और गैस की अपेक्षा उनका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा होती है? ठोस की। किसकी अपेक्षा? द्रव और गैस की अपेक्षा उसका जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो लकड़ी, पत्थर, लोहा या कहीं की आयरन, ये इसके बेसिक या सामान्य उदाहरण हैं जिनका घनत्व द्रव और गैस की अपेक्षा अधिक होता है। या कहीं कि ठोस जितने भी हैं, जो भी ठोस पदार्थ हैं, उनका द्रव और गैस की अपेक्षा घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आणविक बलों के आधार पर अगर मैं ठोस को देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो ठोस हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं और होते भी हैं, अगर मैं उनके अंदर जो बल होते हैं, जिन आणविक बलों का मतलब अणुओं के बीच में लगने वाला बल। ये आणविक बल जो लिखा हुआ ना, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है, और उसके आधार पर अगर मैं देखूँ हमारे क्रिस्टलीय ठोस को, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने कहा कि 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक पहले नंबर का, दूसरा आणविक, और तीसरा हमारे पास होता है सहसंयोजक, और चौथा हमारे पास होता है धात्विक। तो आणविक बलों के आधार का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ठोस पदार्थ हैं वो जिनसे मिलकर बने हैं अवयवी कण, उनके अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल है, उसके आधार पर हमारे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनके अगर हम बात करें प्रकार की, तो वो 4 प्रकार के होते हैं जिनको हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास कौन आता है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का मतलब जो आयन से मिलकर बने, और आयन क्या होते हैं? प्लस और माइनस, ये आयन्स होते हैं। जब ये आयन्स आपस में मिल जाते हैं तो ये आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके पास NaCl है तो आप देखेंगे कि Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये आयन्स कहलाते हैं। तो जब प्लस और माइनस आयन एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं तो इनके बीच में आयनिक बंध बनने लगता है और ये आयनिक ठोस का उदाहरण बन जाते हैं। और अन्य लवण भी इसी तरह के होते हैं जो प्लस माइनस से मिलकर बने होते हैं। मतलब प्लस माइनस क्या होते हैं? हमारे आयन्स होते हैं, जिनसे बनने वाला जो ठोस होता है उसे आयनिक ठोस कहा जाता है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन और हीलियम। आणविक ठोस। आणविक मतलब अणु। जैसे मान लेते हैं मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन है। अगर मैं सिंगल बोलूँगा हाइड्रोजन तो H लिखूंगा, लेकिन मैं हाइड्रोजन को जब अणु बोलूँगा तो क्या लिखूंगा? H2 लिखूंगा। तो एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन के बीच में जब बंध पाया जाता है, जिससे हमारा H2 बन रहा है, उसे हम बोलेंगे आणविक ठोस। क्या बोलेंगे? आणविक ठोस कहेंगे। ठीक है। इसके अलावा सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक क्या होते हैं? मैं आपको कार्बन वाला जब टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें थोड़ा सा समझाऊंगा। अभी आप इतना समझना कि जब हमारे पास कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो जब एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और जितने भी कार्बनिक पदार्थ आपस में जुड़कर सहसंयोजक बंध बनाते हैं वो सहसंयोजक ठोस होते हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल है हीरा और ग्रेफाइट। तो कार्बनिक पदार्थों के बीच में सहसंयोजक बंध जब बनता है, और उदाहरण में कौन है हमारे पास? हीरा और ग्रेफाइट, तो ये सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक ठोस। और 4th नंबर का धात्विक ठोस। धात्विक का मतलब जो धातुओं से बना हो। किससे बना हो? धातुओं से बना हो। जब धातुओं से हमारे पास कोई ठोस बनता है, जैसे बहुत सारी हमारे पास धातुएं होती हैं, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा धातु और अधातु क्या होते हैं। अभी आप समझेंगे कि जब धातुओं से मिलकर अगर कोई ठोस बनता है तो उसको हम धात्विक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहा जाता है। तो ये तो होगा आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर क्रिस्टल हो गए, है ना, क्रिस्टलीय ठोस। अब हम आगे चलकर बात करते हैं गलनांक। ये जो गलनांक है ये हमारे ठोस पदार्थ के अंदर ही देखा जाता है। ठोस पदार्थ के अंतर्गत इसे देखा जाता है। क्या डेफिनेशन होती है ये समझेंगे आप। तो गलनांक, इसे हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और क्या होता है गलनांक? वह ताप जिस पर कोई ठोस अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वो उसका गलनांक कहलाता है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। मान लेते मेरे पास कोई बर्फ का टुकड़ा है
सॉरी मेरे पास कोई भी एक ठोस पदार्थ है मान लेते हैं, और इस ठोस पदार्थ को मैंने गर्म किया। गर्म मतलब मैंने इसको तापमान दिया। तो अभी ये कैसा था, सॉलिड था। जैसे मैंने इसको गर्म करा तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड में। किस में कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड में। तो जब कोई ठोस पदार्थ गर्म होने पर या तापमान देने पर वो लिक्विड में बदल गया, तो कौन से ताप पर बदला, तो वह जिस ताप पर ठोस अवस्था से किस में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाता है, वो उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। कितना इजी समझ में आया। समझेंगे वापस से कि कोई भी ठोस पदार्थ है आपके पास और आपने उसको टेम्परेचर दिया, तो जिस टेम्परेचर पर वो क्या होने लग जाए, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगे। वापस समझेंगे, कोई भी आपके पास ठोस पदार्थ है, आपने उसको टेम्परेचर दिया और वह टेम्परेचर जिस पर ठोस अपनी ठोस अवस्था से कहाँ बदलने लगे, द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगे, वो उसका गलनांक कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोई भी बर्फ का टुकड़ा है आपके पास तो वो पिघलेगा। जिस तापमान पर वो पिघलना शुरू हो जाता है वो उसका गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पिघलना शुरू हो जाता है, तो उसका गलनांक कहलाता है। तो ये सारी बातें किसकी हो गई, ठोस के बारे में। अब पदार्थ की दूसरी अवस्था कौन सी होती है हमारे पास, द्रव अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो लाइन लिखी है वो थोड़ी सी गलत है, उसको आप करेक्ट कर ले पहले। तो यहाँ से इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द्रव क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता ही है, द्रव मतलब हम वाटर की बात कर लें, हम मिल्क की बात कर लें, ये हमारा द्रव ही तो है। तो ये पदार्थ की दूसरी अवस्था हो गई। इसके पहले हमने ठोस पदार्थों की बात की, अब हम बात कर लेते हैं द्रव पदार्थ की। तो द्रव जो भी होगा, जो भी लिक्विड आपके आसपास है, उसका आयतन निश्चित होता है, उसका वॉल्यूम कैसा होगा, निश्चित होगा। जो भी अगर आपके पास द्रव, कोई सा भी द्रव हो, उसका आयतन निश्चित होता है, परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है। उसका आकार कभी भी निश्चित नहीं होता है। उदाहरण समझना, आपने एक गिलास पानी लिया, तो वो जो ग्लास है उसमें जो पानी है उसका शेप कैसा होगा, ग्लास के आकार का। अब मान लीजिए वही पानी को आपने एक बॉटल में मिला दिया, तो उसका आकार कैसा हो गया, बॉटल के जैसा हो गया। मान लेते आपने बॉटल से निकालकर उसको किसी छोटे मग में रख दिया, तो उसका आकार कैसा हो गया, मग के जैसा हो गया। तो द्रव जो होते हैं ना, उसका आकार कभी भी निश्चित नहीं होता है, वह अनिश्चित होता है, बदलते रहता है। लेकिन उसका आयतन, आपने अगर एक गिलास पानी लिया तो वही एक गिलास को आपने कहाँ मिलाया, बॉटल में, वही एक गिलास को आपने किसी मग में मिलाया। इसका मतलब उसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। उसको जिस पात्र में आप रखे जाते हो वो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। और ये फ्लो है, मतलब लिक्विड एक बहता हुआ है, मतलब बह सकता है आसानी से। आप ठोस को रख लीजिए, एक आइस क्यूब को आप रख दो एकदम, या कहीं की कोई ठोस पदार्थ आप रख दो, वो वहीं रहेगी, वो कहीं चल फिर नहीं सकती। लेकिन अगर आपने लिक्विड को फर्श पे गिरा दिया तो फ्लो करने लगा, बहने लगेगा। तो इन्हें हम तरल पदार्थ भी कहते हैं। उदाहरण देखेंगे आप, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, दूध, जल, पारा। पारा भी लिक्विड ही होता है ना, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब जिस तरह से हमने ठोस को थोड़ा सा समझा था, उसी तरह से हम द्रव को भी समझते हैं। जो द्रव होते हैं ये क्या होते हैं, तो द्रव के अणु ठोस पदार्थ की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। अब ठोस पदार्थ, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई ठोस पदार्थ है, तो इसमें जो भी अणु होंगे, और एक तरफ मेरे पास क्या लिक्विड का कोई पदार्थ है ना, समझना इस कंसेप्ट को, है ना, ये मेरे पास हो गया। अगर मान लेते हैं मेरे पास क्या है, ठोस पदार्थ, तो उसके अंदर जो भी अणु होंगे ना, एकदम ऐसे पास पास होंगे, वो अणु एक दूसरे के ऐसे पास पास चिपके हुए होंगे। जबकि लिक्विड में क्या होगा मालूम है, ऐसे दूर दूर होंगे, और दूर दूर होने से उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तो ठोस पदार्थ के बीच में जो अणु होते हैं उनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, जिसकी वजह से उन पर प्रेशर लगाने पर उसके आकार आयतन में कोई चेंज नहीं होता है। जबकि लिक्विड जो होते हैं उनके अणुओं के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में अधिक और जो दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से अणु जो होते हैं कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। और ये जो बीच में जो दूरी होती है वो इतनी भी नहीं होती जितने हम बहुत दूर कर दें, वो थोड़ी पास पास होते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं होते और ज़्यादा पास भी नहीं होते हैं। अतः पदार्थ आसानी से अपना आकार बदल लेते हैं। ये जो द्रव दिख रहा है, मैंने यहाँ द्रव के बारे में बना रहा डायग्राम है ना, तो जो द्रव है ना, इनके बीच में रिक्त स्थान है ठोस की अपेक्षा। तो ठोस की अपेक्षा क्या होगा कि ये द्रव जो है ना, ये अपने आसानी से आकार बदल सकते हैं। लेकिन ठोस के अंदर कोई भी, आप देख रहे हैं कि ये जो ठोस है मेरा, इसमें कोई भी रिक्त स्थान है अणुओं के बीच में नहीं है, मतलब ये अपने आकार को बदल नहीं सकता।
लेकिन जो द्रव होता है वो आसानी से अपने आकार को बदल लेता है। फिर बात आती है परंतु इनका आयतन नहीं बदलता। द्रव का आयतन कभी नहीं बदलेगा भैया, इसका आकार बदलते रहेगा, जिस पात्र में रखोगे वैसा हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी अपने आयतन को नहीं बदलता है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिस तरह से अभी हमने गलनांक को देखा था ठोस पदार्थ की रिस्पेक्ट में, ठोस पदार्थ के अनुसार, उसी तरह द्रव पदार्थ को भी समझने के लिए हमारे पास आता है क्वथनांक या कहें कि बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी वह ताप, कौन सा ताप, जिस पर द्रव किसमें बदलने लगे, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। समझने के लिए मान लेते मेरे पास वाटर है, एक बीकर लिया मैंने और उसमें मैंने क्या रख दिया, पानी ले लिया लिक्विड। अब मैंने इसको क्या करा, गर्म करा नीचे से। जैसे मैं इसको गर्म करूंगा तो ये क्या करने लगेगा, वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। तो द्रव जो था जिस ताप पर, कौन से ताप पर, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर होने लगेगा, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। कोई भी द्रव ले लीजिए आप, उसको आप टेम्परेचर दीजिए, जैसे आपने टेम्परेचर दिया और उसका वाष्प दाब मतलब वाष्प में परिवर्तित होने लगा तो किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। जो जिस ताप पर वो उबलना शुरू हो गया है वो उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वाटर की बात कर लो आप, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई अशुद्धि है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज मिली हुई है, एग्जाम्पल को समझेंगे, अशुद्धि की उपस्थिति में ये बढ़ जाता है, मतलब क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा, जैसे आपने पानी लिया तो आपके पास दो तरह के पानी, एक तो समुद्र जल है और एक कौन सा, सामान्य जल है। तो समुद्र जल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ मिलेगी, क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा अशुद्धि मिलेगी, और अशुद्धियों की वजह से समुद्र जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है सामान्य जल की अपेक्षा। समझ में आया? अगर आपके पास द्रव है और आपने उस द्रव, मतलब अब मैं तो वाटर की बात कर रहा हूँ, एक मेरे पास समुद्र जल है, तो समुद्र जल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अशुद्धि होती है, और बहुत ज़्यादा अशुद्धि की वजह से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। और सामान्य जल का क्वथनांक बढ़ेगा क्या, नहीं। तो जल का तापमान, जल का क्वथनांक तो निश्चित है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो उबलता है, परंतु अगर उसके अंदर कोई अशुद्धि मिला दो आप तो उसका गलना, उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। फिर तो अशुद्धि बढ़ाने पर गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये अलग अलग स्थानों पर भी भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न क्यों होता है, उसको समझने के लिए हमारे पास दिए महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे सामान्य ऊंचाई पर जाने पर निम्न दाब होने के कारण क्वथनांक कम हो जाता है। सामान्य तो ऊंचाई पर जाने, मतलब आप ऊंचाई पर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऊंचाई पर, तो निम्न दाब होने के कारण क्या हो जाएगा, उसका क्वथनांक कम हो जाता है। इसी कारण ऊंचाई पर जल कम ताप पर उबलने लगता है और भोजन पकाने में अधिक समय लगता है। इस बात को वापस समझना आप, कि मान लेते आप बहुत ऊंचाई पे जा रहे हैं, सामान्य तो ऊंचाई पर आप गए तो निम्न दाब हो गया, और निम्न दाब होने के कारण क्या हो जाएगा, क्वथनांक उसका कम हो जाएगा, और जब उसका क्वथनांक कम हो गया तो ऊंचाई पर जल का ताप कम ताप पर उबलने लगेगा। ऊंचाई पर हमारा जो जल है वो अब 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, वो कम ताप पर उबलने लगेगा, और भोजन को पकाने में अधिक समय लगता है। क्या लगता है, अधिक समय। तो एक तो फैक्ट ये हुआ मेरे पास। दूसरे नंबर का फैक्ट आप समझेंगे, तो दूसरे नंबर का फैक्ट क्या है मेरे पास, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में उच्च दाब होता है, जैसे आप उसको कुकर को खाना पकाने के लिए रखते हो गैस पे, तो उसको पैक करके रखते हो, तो जैसे आप उसको गैस पर रखते हो और गैस को चालू कर देते हो आप, तो प्रेशर कुकर में क्या बनने लगता है, उच्च दाब, ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, और ज़्यादा प्रेशर उच्च दाब होने के कारण क्वथनांक क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, और भोजन कम समय में क्या हो जाता है, पक जाता है। तो भोजन कम समय में क्यों पका, क्योंकि प्रेशर कुकर ने उच्च दाब होने के कारण प्रेशर कुकर में क्या हो गया, ज़्यादा प्रेशर हो गया है, और क्वथनांक क्या हो गया है, उसका ज़्यादा हो गया, इसलिए भोजन जो होता है प्रेशर कुकर में कम समय में ही पक जाता है। सामान्य परिस्थिति में जल के लिए क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि मैंने आपसे बता ही दिया है आपको। तो इस तरह से इन बेसिक फैक्ट को भी आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है गैस के बारे में। अभी तक हमने पदार्थ की दो अवस्थाएं देखी, ठोस, द्रव, और अब हम देखने वाले हैं गैस। तो गैस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ठोस को तो आप देख सकते हो, उसको फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, उस पर प्रेशर लगा सकते हो, लेकिन गैस क्या है, आप देख सकते हो गैस को तो केवल हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हवा आती है, लगती है, फील कर सकते हैं हम।
तो इस गैस को अगर हम बात करें तो इसका तो भैया ना आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं है, इसका आकार भी निश्चित नहीं है, ना ही इसका आयतन निश्चित है। जबकि ठोस जो है उसका आकार आयतन निश्चित है, और द्रव जो है उसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। और गैस की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो गैस का तो ना आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है, जिसको इस देखो जिससे उसी पात्र के आकार आयतन को ग्रहण कर लेता है जिसमें इसको रखा जाता है। गैस को आप कहीं भी रख दो, जिस पात्र में रखोगे ना ये उसका आकार आयतन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, गैस अत्यधिक संपीड़ियक होती है। अत्यधिक संपीड़ियक का मतलब देखो, ये मान लेते मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या कर लिया है, कुछ गैस के पार्टिकल्स है, ये कितनी दूर दूर से घूम फिर रहे हैं ना, ये मान लीजिए गैस के पार्टिकल। इसका वॉल्यूम कितना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है वॉल्यूम, इसको मैंने वी लिख दिया। अगर आपने यहाँ से प्रेशर लगाते हो तो कौन सा प्रेशर होगा, इसका P1 प्रेशर होगा। अब मान लेते हैं कि आपने इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, तो प्रेशर लगाने से क्या होंगे, ये सारे जो गैस के पार्टिकल थे ना ये एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, और एक दूसरे के पास आने से क्या हो जाएगा कि अब आप प्रेशर को और वॉल्यूम को कंपेयर करो, तो आपने जैसे इस पर प्रेशर लगाया तो क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा P2, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका V2 हो गया। तो गैस जो होते हैं उस पर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो अत्यधिक संपीड़ित होते हैं, जितना ज़्यादा उस पर आप प्रेशर लगाओगे उतना वो कॉम्प्रेस होती जाएगी। ठीक है, और इसमें भी बहने का गुण होता है। अब आप गैस को पकड़ तो सकते नहीं, किसी भी दिशा में किसी भी डायरेक्शन में गैस क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, बह सकती है। ठीक है, और आप ध्यान रखें कि जो गैस है, आपने सिलेंडर देखा, सिलेंडर में भी क्या भरी होती है, गैस भरी होती है, तो कैसे भरते हैं, हाथ से पकड़ के तो नहीं भरते, उसको प्रेशर से भरा जाता है। तो जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस के पार्टिकल उतने पास आ जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये अत्यधिक संपीड़ियक होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठोस पे नहीं कर सकते, ठोस पे करेंगे ठोस टूट जाएगा, लिक्विड पे करेंगे लचीला है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन गैस पे तो आप जितना चाहे उतना प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो उदाहरण क्या है, ये लिखिए वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या एग्जाम्पल है। गैस का कोई पृष्ठतल नहीं होता भैया, देखो गैस का कोई स्पेसिफिक अगर आप बोले सरफेस एरिया होता होगा कि कहाँ है, गैस तो चारों तरफ है भैया। ठीक है, इसलिए गैस का कोई पृष्ठतल नहीं होता है। अब ये तीन तो हमारी सामान्य अवस्था हो गई, ठोस, द्रव, गैस। अगर मैं बात करूँ पांचवी अवस्था की, चौथी अवस्था की, तो हमारे पास कौन सी आती है, प्लाज्मा स्टेट। ये जो प्लाज्मा स्टेट है ये द्रव की चौथी अवस्था होती है, और पदार्थ की या द्रव्य की चौथी अवस्था होती है, जिसमें गैस के अत्यधिक ऊर्जा वाले अत्यधिक उत्तेजित और आयनिक अवस्था में देखने को मिलते हैं। मतलब गैस के अत्यधिक ऊर्जा वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, या कहीं कि गैस के अत्यधिक ऊर्जा वाले अत्यधिक उत्तेजित कण और आयनिक अवस्था में आपको ये अवस्था देखने को मिलेगी। जैसे जो बल्ब होते हैं, नियॉन जो बल्ब होते हैं, उनमें नियॉन गैस भरी होती है, जो हमारे पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, पांचवी अवस्था होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये जो पांचवी अवस्था, जो ये प्लाज्मा अवस्था है, चौथी अवस्था है, ये आपको देखने को मिलेगी स्टार्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा आयनिक और उत्तेजित अवस्था में आपको पार्टिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा स्टेट आपको स्टार्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। फिर हमारे पास आती है पांचवी अवस्था, इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होती है, इसको सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर बताया था, और ये कहा ये एक संघनन निम्न घनत्व वाले बोस कणों की अवस्था होती है। मतलब संघनन गैस है, जैसे हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो वाष्प में, और वाष्प क्या गैस पार्टिकल, उसको जब ठंडा करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संघनन। तो निम्न घनत्व वाले ये बोस कणों की अवस्था होती है, जिसे पूर्णतः शून्य ताप पर बोस कणों को शुष्क किया जाता है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बोस कण होते हैं इनको क्या किया जाता है, शुष्क किया जाता है। ठीक है, ये पदार्थ की कौन सी अवस्था कहलाती है, पांचवी अवस्था कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं वाष्पीकरण। छोटा सा टॉपिक है, वाष्पीकरण क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें कोई भी द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। समझने के लिए मान लेते मेरे पास एक बीकर में वाटर है, क्या है, वाटर है, और मैंने वाटर को क्या करा, गर्म करा, और इतना गर्म करना है केवल इसकी वेपर्स बनने लगे। क्या बनने लगे, वेपर। अच्छा, उबालने की बात करेंगे तो कितने डिग्री पर उबलेगा, ये 100 डिग्री पर उबलेगा। लेकिन मुझे इसे उबालना है क्या, नहीं, मुझे तो इसको वाष्प में परिवर्तित करना है।
अपने क्वथनांक से कम, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री होता है। तो 100 डिग्री से कम पर मुझे क्या करना है, द्रव को या जो वाटर है उसको क्या करना है, वाष्प में परिवर्तित करना है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। इसीलिए गर्मी के दिनों में जो तालाब होते हैं या जो नदियां होती है उनका पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। उस क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। अब ये जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण की दर जो होती है, दर पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल और तापमान बढ़ाने के साथ बढ़ती है। अगर आप वाष्पीकरण की दर को बढ़ाना चाहते हैं तो इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो बढ़ा दीजिए और तापमान बढ़ा दीजिए, वाष्पीकरण की दर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। इसीलिए गर्मियों के दिनों में पानी जो होता है नदी तालाब का आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है ठंड और बरसात के अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। इसके कारण क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है। अगर आप स्पिरिट ले लीजिए या ईथर को अपने हाथ पर डालते हैं तो क्या होता है, वो तो वाष्प बन के उड़ जाता है, लेकिन आपके हाथों में क्या होता है, ठंडक होती है। क्या होती है, ठंडक होती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक और टॉपिक है छोटा सा, ऊर्ध्वपातन या कहे कि सब्लिमेशन। ये क्या होता है, ये ऐसा प्रक्रम होता है कि इसमें जो पदार्थ होता है बिना द्रव में परिवर्तित हुए ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आपके पास कोई ठोस पदार्थ है, आपने उस ठोस पदार्थ को क्या कर दिया, गर्म कर दिया, और जैसे ही आपने उस ठोस पदार्थ को गर्म किया तो आप देखेंगे कि वो ठोस पदार्थ जो था वो द्रव अवस्था से ठोस पदार्थ जो था वो क्या हुआ, बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो ठोस पदार्थ ले लीजिए आप, उसको आप जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, ठोस से डायरेक्ट द्रव वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, वाष्प अवस्था में। कोई द्रव अवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए आपको कपूर है, कपूर को जैसे आप जलाते तो क्या होता है, कपूर जलता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसका उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस पदार्थ वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड, इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और इसका क्या काम में आता है, तो सब्लिमेशन या कहीं ऊर्ध्वपातन का उपयोग जो हमारे दो ऐसे ठोस का मिश्रण होता है, जैसे मान लीजिए कोई ठोस का मिश्रण है, दो ठोस मिले हुए हैं और मुझे उन्हें अलग करना है, तो एक ठोस पदार्थ का क्या होगा, ऊर्ध्वपातन होगा, लेकिन दूसरे का नहीं होगा। मतलब एक ठोस पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था, मिश्रण है आपके पास दो ठोस पदार्थों का, तो ठोस पदार्थों के जो मिश्रण है उसमें से एक ठोस पदार्थ क्या होगा, ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला अपनी जगह पर ही रहेगा। तो दो ठोस मिश्रणों को अलग करने के लिए मुझे यहाँ पर ऊर्ध्वपातन प्रक्रम या प्रोसेस का उपयोग करना होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रसायन विज्ञान क्या होता है और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है और उनसे जुड़े हुए बेसिक से पॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट्स कीजिए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। वीडियो को रिपीट करके भी आप देखेंगे तो आपको चीज़ें ईजिली से आसानी से क्लियर होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।